हमारे खान पान का सीधा असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। भारतीय संस्कृति में हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद के ज्ञान को पाक कला में शामिल करके इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने का काम किया है। आज भारतीय मसालों और पकवानों की दुनिया दीवानी है। भारत अपने खान पान की आदतों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहाँ उत्तर से दक्षिण भारत तक अलग अलग तरह के हजारों पकवान का स्वाद मिल जाएगा। लेकिन जलवायु परिवर्तन का आज सबसे ज्यादा असर खाद्य क्षेत्र पर ही पड़ रहा है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि चुनौतियां अपने साथ अवसर भी लेकर आती हैं। भारत आज दुनिया की फूड बास्केट बनने की राह में है। केंद्र सरकार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार उद्योग पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के बीच साझेदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों की पहचान, नेटवर्किंग और व्यावसायिक प्लेटफॉर्म देने के लिए दिल्ली में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे कैसे देश में फूड सेक्टर यानी खाद्य क्षेत्र को मिल रही है नई ऊंचाइयां। भारतीय व्यंजनों की विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद स्थिति है। खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। दिल्ली में भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं की मांग काफी बढ़ रही है। इससे किसानों, स्टार्टअप और उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। उन्होंने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को उभरते क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। भारत में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को आज सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। पहले वर्ल्ड फूड इंडिया से के आयोजन से जो परिणाम प्राप्त हुए वो भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का एफडीआई आया है। ये भारत सरकार की प्रो इंडस्ट्री और प्रो फार्मर्स पॉलिसीज का परिणाम है। हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई की स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत इंडस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेष सहयोग मिल रहा है। आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज हमारा कृषि निर्यात विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ये विकास तीव्र लग सकता है, लेकिन ये निरंतर और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। आज हम 50,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है। इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ पैकेज्ड फूड की मांग भी बढ़ रही है। इन महत्वाकांक्षी नीतियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारी योजनाएं भी उतनी ही महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। बढ़ते अवसरों के साथ घर के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण पैकेज फूड की मांग बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनएक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इन पॉसिबिलिटीज के लिए, इन एम्बिशियस पॉलिसीज के लिए आपके प्लान भी उतने ही एम्बिशियस होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है। साथियों, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत की ग्रोथ स्टोरी के 3 सबसे प्रमुख आधार है। छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाएं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओज को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में हम 10,000 नए एफपीओज बनवा रहे हैं, जिनमें से 7,000 बन भी चुके हैं। इससे किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच और प्रोसेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भागीदारी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में करीब 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइज को संगठित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में न केवल सांस्कृतिक विविधता है, बल्कि व्यंजनों की भी समृद्ध विविधता है। ये खाद्य विविधता दुनिया भर के निवेशकों के लिए लाभांश के रूप में कार्य करती है। सदियों से भारत से होने वाले खाद्यान्न और खासकर मसालों के व्यापार के जरिए भारत के इस ज्ञान का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। आज जब हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब ग्लोबल हेल्थ को लेकर इतने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
सस्टेनेबल और हेल्दी फूड हैबिट के इस एंशियंट नॉलेज को भी जाने, समझे और उसे अडॉप्ट करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट्स हमारी सुपर फूड बकेट का हिस्सा है। भारत में हमने इसे श्री अन्न की पहचान दी है। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। लेकिन ये बीते कुछ दशकों में भारत समेत अनेक देशों से मिलेट्स फूड हैबिट से बाहर होते चले गए। इसका बहुत बड़ा नुकसान ग्लोबल हेल्थ को भी हुआ, सस्टेनेबल फार्मिंग को भी हुआ और सस्टेनेबल इकोनॉमी को भी हुआ। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है, जैसे इंटरनेशनल योग दिवस ने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, वैसे ही अब मिलेट्स भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे। अभी जब भारत ने G20 समिट में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को होस्ट किया और इसी स्थान पे हुआ था, तो उन्हें भी मिलेट से बनी डिशेस खूब पसंद आई। आज भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेट से बने प्रोसेस्ड फूड आइटम मार्केट में लॉन्च कर रही है। इस दिशा में कैसे ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े, कैसे श्री अन्न की फूड मार्केट में हिस्सेदारी बढ़े, आप सब इस पर चर्चा करें, इसका एक कलेक्टिव रोड मैप तैयार करें, जिसका लाभ इंडस्ट्री और किसान दोनों को हो। वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में इस बार संचारी और गैर संचारी दोनों तरह के रोगों से खुद को दूर रखने के लिए आयुष आहार दिखाई दिया। इनमें चेन्नई का पंचमुत्ती दलिया, रागी से बने दिल्ली के रग्गी लड्डू और जयपुर के त्रिफला जाम तक का स्वाद चखने को मिलेगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से इसमें देश के सभी आयुष शोध संस्थान और स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की। भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र यानी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक उभरते हुए उद्योग के रूप में सामने आया है। इसमें भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाया है। बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण को बढ़ावा, किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य, स्टार्टअप्स को मदद समेत कई कदम उठाए गए हैं, जिसके नतीजे खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात में साफ नजर आ रहे हैं। फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के कारण लॉजिस्टिक लागत कम हुई है। इससे निर्यात में इजाफा हुआ है। चाहे वो हवाई अड्डे हो, रेल की सुविधाएं हो, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज हो, ये सब एक प्रकार से देश को ताकत दे रहे हैं, जिससे देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो, सामान का आदान प्रदान सरल हो, सस्ता हो और देश स्पर्धा में विश्व में अपना परचम लहरा सके, जिसके कारण देश की जो निर्यात है उसमें 55% वृद्धि मात्र 2 वर्ष में हुई। लगभग 38 लाख करोड़ से बढ़कर 60 लाख करोड़ तक की निर्यात मात्र 2 वर्ष में वृद्धि होना अपने आप में एक विश्व में पहले देखा ना गया हो ऐसा उपलब्धि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की ओर से विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका सीधा फायदा युवाओं और किसानों को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब के रूप में तैयार करना और रोड टैप देना, जिससे हमारे निर्यात में और सुविधा हो, और साथ ही साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से जो अलग अलग क्षेत्र में आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, वो आगे चल के भारत को एक बड़ा केंद्र बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। और ये जो दूरगामी सोच है, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, इससे हर वर्ग को लाभ होगा, चाहे वो किसान हो,
चाहे एमएसएमई हो, हमारे स्टार्टअप्स हो, हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हों। एक प्रकार से हमारे युवा युवतियों के लिए बड़े अवसरों का भंडार खोलने का काम आपके इन अलग अलग प्रयासों ने किया है। अब हमारे किसानों का जो उत्पादन है उसमें वैल्यू एडिशन होता है और उस वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ेगी और देश की भी आर्थिक व्यवस्थाएं और मजबूत होगी। जो आज हम 10वीं से, जो 10 साल पहले भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है। वर्ष 2022 और 23 में भारत ने $51 मिलियन मूल्य के प्रोसेस खाद्य उत्पादों का निर्यात किया। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है बल्कि आत्मनिर्भरता के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ पूरी तरह से मेल भी खाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 1300 से अधिक फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इस परियोजनाओं के माध्यम से 217 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्रोसेसिंग और संरक्षण क्षमता जोड़ी है, जिससे लगभग 32 लाख किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा है। इस आयोजन में प्रमुख खाद्य बनाने वाली कंपनियों के सीईओ सहित 80 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें ग्राहकों और खरीदारों के लिए एक बैठक भी होगी, जिसमें 80 से ज्यादा देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल होंगे। ये आयोजन खाद्य बनाने वाली फैक्ट्री के अलग अलग 48 सत्रों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें वित्तीय सशक्तिकरण, गुणवत्ता, आश्वासन, मशीनरी और टेक्नोलॉजी में नए विचारों पर जोर दिया जा रहा है। वहीं फूड स्ट्रीट में क्षेत्रीय व्यंजन और रॉयल पार्क विरासत की सुविधा होगी, जिसमें 200 से ज्यादा शेफ भारतीय व्यंजन और पारंपरिक व्यंजन परोसेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 की मुख्य कार्य योजना में सरकार इसके उत्पादन, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मोटे अनाजों के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई है। वहीं निर्यात में 8% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में मिलेट्स की बढ़ती मांग और भारत में घरेलू उत्पादन में वृद्धि से आने वाले वर्षों में निर्यात में और तेजी आने का अनुमान है। भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत सालाना 170 लाख टन से अधिक मिलेट्स का उत्पादन करता है, जो एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 40% है। भारत विश्व भर के 139 देशों को मोटे अनाज का निर्यात कर रहा है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन और अमेरिका प्रमुख हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 2020-21 में 435 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 1,47,000 मीट्रिक टन मिलेट्स का निर्यात किया था। 2021-22 में भारत ने 469 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का 1,58,000 मीट्रिक टन मिलेट्स का निर्यात किया था। वर्ष 2022-23 में 608 करोड़ रुपए का 1,69,000 मीट्रिक टन मिलेट्स का निर्यात भारत ने किया। एपिडा ने वैश्विक पहुंच को व्यापक बनाने के प्रयासों के साथ 2025 तक $100 मिलियन का लक्ष्य रखा है। भारतीय मोटे अनाजों को वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की यात्रा की अभी तो शुरुआत है। वैश्विक बास्केट को विस्तार देने के लिए मोटे अनाज और इससे बने उत्पादों के लिए एक मजबूत कार्यनीति बनाई गई है। इन्हें वैश्विक पोषक अनाज क्रांति लाने के लक्ष्य के साथ दुनिया के बाजार में प्रदर्शित किया गया है। केंद्र सरकार ने बाजरा और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के लिए पोषक अनाज निर्यात संवर्धन फोरम का गठन भी किया है। वैश्विक पोषक अनाज क्रांति और देश के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा मिलेट्स से बने उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रदर्शित कर रहा है। भारत ने रोम के FAO मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और मोटे अनाजों की विभिन्न किस्मों और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया।
इसके अलावा एपिडा ने नेपाल, बेल्जियम, मलेशिया, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और अल्जीरिया समेत कई देशों में मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया। भारत में मोटे अनाज के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2013-14 और 2021-22 के बीच रागी, बाजरा और ज्वार का एमएसपी 80 से 125% बढ़ाया गया है। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत भी सेलेक्ट किया गया है, जिससे मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा दिया जा सके। विश्व भर में मिलेट्स का बाजार 2020 में $400 मिलियन से बढ़कर 2021 में $470 मिलियन हो गया। वर्ष 2023 में इसके 11.02 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अनुमानों के मुताबिक मिलेट्स का बाजार मूल्य वर्ष 2025 तक बढ़कर $12 अरब हो जाएगा, जिसमें भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी होगी। मिलेट्स या मोटे अनाज दुनिया के लिए नए नहीं हैं। अपनी खूबियों के कारण इन्हें आज सुपर फूड कहा जाता है। भारत सरकार किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम लोगों को मिलेट्स के प्रति जागरूक करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार ने मिलेट्स को मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल किया है। इससे सतत विकास एजेंडा 2030 को हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्राचीन समय से हमारे देश में मिलेट्स या मोटे अनाज ही भोजन का मुख्य हिस्सा थे। ये अनाज बड़े पैमाने पर उगाए और खाए जाते थे। गेहूं और चावल का उपयोग बहुत कम होता था, लेकिन देश में हरित क्रांति की वजह से गेहूं और चावल ज्यादा उगाए जाने लगा। चावल और गेहूं के स्वाद के सामने मोटे अनाज फीके नजर आने लगे। समय के साथ यही दो अनाज लोगों का मुख्य आहार बन गया। इस तरह मिलेट्स हमारी थाली से गायब हो गए। लेकिन मिलेट्स के गुणों को देखते हुए अब वापस इन्हें भोजन में तेजी से अपनाया जाने लगा है। मांग बढ़ने पर भारत में हाल के वर्षों में मिलेट्स का उत्पादन बढ़ रहा है। मिलेट्स के पोषक तत्वों को देखते हुए दुनिया भर में इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में सभी तरह के मिलेट्स की खेती होती है। इसमें बाजरा, ज्वार, रागी, महुआ, कंगनी, कुटकी, कोंदो और सावा जैसे अन्न शामिल हैं। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं, उसे भी सीखना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल ने खाद्य सुरक्षा, भूमि की उर्वरता और सेहत को लेकर नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। गेहूं और धान के मुकाबले मोटे अनाजों में पानी की खपत बहुत कम होती है। ऐसे में ये पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। श्री अन्न की खेती कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करती है। मिलेट्स की ये ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलिएंट होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी
मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की सरकार सुध ले रही है। श्री अन्न उगाने वाले ज्यादातर छोटे किसान हैं। भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हैं। इन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू किया गया है। ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ होगा। श्री अन्न यानी कि मिलेट्स पौष्टिकता से भरपूर, कम पानी में पैदा होने वाली फसल है जो ज्यादातर भारत के सूखे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। किसान सूखा प्रतिरोधी फसल के रूप में मिलेट्स खेती तेजी से कर रहे हैं। श्री अन्न भारत की पारिस्थितिक और आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के दौर में मिलेट वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करता है। मिलेट संतुलित आहार के साथ साथ सुरक्षित वातावरण में भी योगदान देता है। ये मानव जाति के लिए प्रकृति का उपहार है। भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारक संस्थानों के साथ मिलकर मिलेट उत्पादन तथा खपत बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत में मिलेट्स उगाने वाले राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश हैं। इन राज्यों के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 1 दर्जन राज्यों में मिलेट्स की खेती होती है। भारत सरकार भी अपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के भाग के रूप में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके कारण भारत में आने वाले वर्षों में मिलेट्स के उत्पादन में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश खाद्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।